वेलकम टू प्रीप साइंस टेक्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था कुछ क्वेश्चन साइंस के। तो आज के क्लास में भी हम साइंस के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2019 के एएलपी आरआरबी में आया हुआ है। उन क्वेश्चन को हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के थ्रू से सॉल्व करेंगे, इसको उसके पीछे लॉजिक समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है, इफ 90 जूल ऑफ द वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज of 2000 coulomb through a potential difference of the volt volts and determine the value of the V। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर 2000 किलो के कुलम चार्ज है, उस चार्ज को मूव कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए जो वर्क डन की जरूरत पड़ी है वो 90 जूल की वर्क डन की जरूरत पड़ी है। तो इसके लिए क्या बोला है कि कितने के पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर हमें कोई वर्क डन करना पड़ता है तो किसी न किसी के अगेंस्ट हमें करना पड़ता है ना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी वोल्ट पूछा गया। वो डिफरेंस क्या है, वी वोल्ट्स पूछा गया है ना। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम समझते हैं इसको, बेसिकली एक लेमैन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। तो एक यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ। एक फ्रेश पेज ऐड कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को एक लेमैन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि वाटर होता है ना, वाटर सपोज करिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें वाटर, सपोज करिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ले जाना है, सपोज करिए इस पॉइंट से ले जाके यहाँ पे वाटर का फ्लो कराना है। यहाँ पे समझता है वैसे ही। सपोज करिए एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के मुझे इस पॉइंट पे लेके जाना है, यहाँ लेके चार्ज को लेके जाना। और यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पे चार्ज का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है ना। अब चार्ज को 2000 किलो के 2000 कूलम चार्ज है, इसको लेकर फ्लो कराना। ठीक है। अब क्या, जैसे कि वाटर को अगर फ्लो कराना है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो क्या होना चाहिए, एक ऐसे तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। अगर सपोज करिए कि इस टैंक में भी 5 लीटर वाटर अगर रखा हुआ है, सेम लेवल पे 5 लीटर का वाटर है, और इस यहाँ भी 5 लीटर वाटर है इसी टैंक में, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक ही सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है, और सेम वॉल्यूम भी है दोनों साइड में। वाटर तो फ्लो करेगा नहीं खुद। अब इसके लिए क्या एक जरूरत पड़ती है, या तो प्रेशर डिफरेंस दोनों में क्रिएट हो जाए, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर अगर सपोज करिए P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। अगर P1 P2 के अगर बराबर हो जाएगा तो क्या ये फ्लो करेगा, वाटर नहीं फ्लो करेगा। होना चाहिए क्या, अगर सपोज करिए इस डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वाटर फ्लो करेगा इस साइड से इस साइड में। तो क्या होना चाहिए, एक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, जिसको हम वी वोल्ट बोले जाते हैं। जैसे कि वी ए बी यहाँ पे हो गया और वी बी हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो बेसिकली जो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, ये डिफरेंस होना चाहिए इनका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाता है, जैसे पी ई बाई क्यू और पी वी ए बी ई बाई क्यू टू। ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, इसको प्रेशर, एक तरह से प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। एक प्रेशर को डिफरेंस कर रहा है, जैसे हमने ऊपर वाले में यहाँ पे लोगों ने देखा। और इसी का तो एनालॉजी है, सिमिलरिटी हमने देखा। अब इसको ये मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए वाटर को, और यहाँ पे किसका डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जिसको वोल्टेज बोला जाता है। इसको क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है। इसको वोल्टेज, इसको वोल्टेज बोला जाता है इसको बेसिकली।
तो अब इसको वोल्टेज इस वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से क्या करता है, ये चार्जेस फ्लो करता है, ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब V क्या है, ये V क्या है हमारा, V जनरली हमारा क्या है, ये डिफरेंस है, ये वी ए माइनस वी बी का ये क्या है, ये डिफरेंस है ना, ये वी का डिफरेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये पूछा है कि कितने का डिफरेंस है, तो इसमें कितना दे रखा है, 19 जूल्स तो दे रखा है ऑलरेडी, 19 जूल ये दे रखा है, और कुलम, ये चेक कुलम चार्ज कितना दे रखा है, 2000 कुलम चार्ज दे रखा है, और ये वी पूछा है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/20, 2000 हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल, अब कितना आ जाएगा, 0. ये कट कट जाएगा, 2 से आप 9 काटोगे तो 4.5 आ जाएगा, और ये 0 तो 0.45 वोल्टेज इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, जैसे इसको यहाँ से ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो दे रखा है यहाँ से, कितने चार्ज को लेके जाना है, 2000 चार्ज को, कितने का वो डिफरेंस है, ये वोल्टेज का डिफरेंस है, ये इतने का 0.05। जैसे कि एक सर्किट में आप देखते हो, सपोज करो एक सर्किट है, नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये खुद तो फ्लो करता नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, हमें बैटरी लगानी पड़ती है। अब बैटरी का काम क्या करता है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ये बैटरी की डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये चार्जेस फ्लो करने लगते हैं अक्रॉस, सपोज करिए बल्ब लगाया आप, इसके अक्रॉस चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, ये तो यही रीजन होता है, ये क्या बैटरी लगाई जाती है इसको, जैसे जैसे डिफरेंस क्रिएट हो गए और चार्जेस फ्लो करने लगे, ये ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब फ्लो करने किसी भी, अगर जैसे आप जनरली आप चलते भी हो तो वो क्या है, वर्क डन ही करते हैं। ये एक फॉर्मूला है इसका, आप ये लिख लेना आज इसको, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम with efficiency of the 16% and the load is lifted by 3 meters when the rope is pulled by the 12 meters। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बेसिकली सपोज करिए कि एक पुली है, ठीक है ना, आप इस साइड में सपोज करिए आपने इधर ले जाके मास को लगा दिया, मास इधर ले जाके लगा दिया यहाँ पे, और इधर आप खड़े हो, ठीक है, इधर आप हो, ठीक है, इस इधर आप इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो इसको अपने तरफ, और ये पुली इधर, तो ये क्या है, मास है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपने अपने तरफ उस मास को क्या करेगा, खींचेगा। जब मास को खींचेगा तो मास क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब मास उठेगा तो अगर सपोज करिए कि इसी लेवल पे इस लेवल पे हो, एक सेकेंड, अब सपोज करिए कि ये पहले क्या था, दोनों सपोज करिए एक ही पोजीशन पे था, सपोज करिए यहाँ पे भी था, दोनों की पोजीशन एक ही थी, ठीक है ना, सपोज करिए इसी लेवल पे थी। अब ये मास क्या हो गया, ये मास जो होगा वो 3 मीटर, जैसे आपने खींचा ये मास अपने पोजीशन से यहाँ से उठ के यहाँ तक गया 3 मीटर। एक सेकंड, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको। मास इधर लगा दिया हमने, मास इस साइड में लग गया, और इधर आपका एक रोप और है जो आप पकड़ के रखे हैं इसको, ठीक है। अब आपने पकड़ के रखा है इसको अपने तरफ, इसको आप अपने तरफ खींच रहे हो, और ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा, ये ऊपर की तरफ ये जाएगा,
तो बेसिकली होगा क्या कि अब जैसे आप खींचोगे तो ये क्या होगा, मास ऊपर थोड़ा लिफ्ट होगा, ये लिफ्ट 3 मीटर्स हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया नीचे की तरफ, ये बेसिकली ये नीचे कितना आया, क्वेश्चन में दे रखा है वो 12 मीटर्स दे रखा है। अपने पोजीशन से, जो पहले की पोजीशन थी उस पोजीशन से 12 मीटर वो नीचे आया और ये 3 मीटर्स अप गया। तो अब क्या होता है कि अब इसकी जो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस मैकेनिकल एडवांटेजेस आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस का मैकेनिकल एडवांटेज कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए एक मास, इस मास है, सपोज करिए मास उसका 25 से 50 किलो का होगा। अब जब उस मास को हटाने के लिए, उस खींचने के लिए आपने नीचे अपने इस रोप को, इस साइड वाले रोप को आपने खींचा 12 मीटर्स नीचे, तो 3 मीटर्स अपलिफ्ट हो गया। तो ये क्या मैकेनिकल एडवांटेजेस तो है ये, तब इतने बड़े मास को आपने लिफ्ट करा लिया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, 3 मीटर्स आप लोगे, ट्वेल्व, इसका जो होगा डिस्टेंस डिस्टेंस द रोप is pulled divided by distance distance the load is lifted load is lifted। आपने रोप को कितना ऊपर खींचा और ये नीचे की तरफ खींचा और ये कितना लिफ्ट हुआ, ये क्या होता है, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस होते हैं। अब इसको आप निकालोगे तो ये 12 मीटर ऊपर, 12 मीटर डाउन हुआ आप अपने इस साइड वाले में, और ये 3 मीटर लिफ्ट हुआ। तो 3 × 3 × 4 = 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस ये 4 आ गया, 4 आ गया। अब क्या होता है कि हर एक सिस्टम की क्या होती है, अपनी एफिशिएंसी होती है। जब उस एफिशिएंसी से जब आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस में निकालोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस आएगा। क्या आएगा, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो हाँ, क्वेश्चन में जो पूछा है वो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस पूछा है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस पूछा है। तो आई एम, ये शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई एम ए इंटू 4, आई इंटू 60 होगा ये क्या एफिशिएंसी है इसकी, इंटू एफिशिएंसी, ई डबल एफ आई सी एन सी एफिशिएंसी। तो ये कितना 4 आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज आ गया था, और ये 60% दिया था, 0.6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 इसका एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस आएगा। क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है कितनी है, वो 60% है। 100% होती तो फिर क्या हो जाता, वो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस हो जाता। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जब एफिशिएंसी से इसका जब आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2.4 नीचे का। इसको शिफ्ट करता हूँ इधर, इसका आंसर ये हो जाएगा, और ऊपर वाले का आंसर क्या था, ये डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील वेसल विद द मास ऑफ द 2.5 kg if the temperature increase by the 10 degree, then the specific heat capacity of the steel, हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील। जैसे कि इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि एक स्टील है जिसका मास कितना है, जैसे कि इसको यही सॉल्व करते, ये मास है, उसके लिए एक बॉडी है, ठीक है ना, ये स्टील की बॉडी है, इसका मास दे रखा है, मास दे रखा है इसका 2.5 kg। अब इस बॉडी का जो टेम्परेचर जो रेज हुआ, जैसे हीट अपनी किया तो टेम्परेचर रेज हुआ, कितना हुआ, 10 डिग्री, 10 डिग्री रेज हो गया ये, ठीक है। और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, इसकी सी दे रखा है, इसको 500 जूल केजी
पर केल्विन दे रखा है ये। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझते तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं एम सी डेल्टा टी। अब इसमें क्या बोला है, हीट कैपेसिटी पूछा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील। अब जैसे इस क्वेश्चन में पहले हम समझते हैं कि ये क्या अपना मास है, ये मास है, और ये सी क्या है, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये डेल्टा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि एक वन वन यूनिट मास है, इसका वन वन यूनिट मास है। अब उस मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसका 1 यूनिट मास है या 1 केजी मास है, तो उसका मास को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी आपने लिया, वो क्या कहलाता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लेता है, रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, उसी को बोला जाता है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो इसका क्या बोला गया है, पूछा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाया गया इस बॉडी का, तो कितना हीट इसको मिला होगा, ये कितना लिया होगा, रिक्वायर जरूरत पड़ेगी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितनी हीट, कितना इसका हीट की जरूरत पड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू मास दे रखा है, मास कितना है हमारा 10, मास है 2.5 kg, और स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 500, और कितना टेम्परेचर कितना दे रखा है 10, तो 10, ये जीरो से पॉइंट ये कट जाएगा, 225 इंटू 500, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25 बचे 125, और ये आपका आ जाएगा कट के 2.5, 1250 जूल पर केल्विन आ जाएगा, जूल पर केल्विन आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 12, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 liter of the superheated water at 190 degree centigrade is mixed with the 6 liter of the cold water. Determine the final equilibrium temperature assuming the no heat lost। जैसे कि दो 2 लीटर का एक सुपरहीटेड वाटर रखा है टब में, और दूसरी जगह कोल्ड वाटर रखा है। अब दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो जिसका जो टेम्परेचर ज़्यादा है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जिसका टेम्परेचर कम है, वो क्या करेगा, हीट को देगा, हीट लूज करेगा, कम ज़्यादा वाला लूज करेगा, और कम वाला क्या करेगा, गेन करेगा वो टेम्परेचर। तो इसको सॉल्व करते इसको। पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं, जैसे कि हीट गेन हुआ, ये एक दो बॉडी है, दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, और एक बॉडी है। इसमें कितना दे रखा था, 2 लीटर 2 लीटर था इसमें। प्रीवियस क्वेश्चन में इधर कितना था, 2 लीटर सुपर हीटेड वाटर है, 2 लीटर, इसमें 2 लीटर है, और इस वाले में
190 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 6 लीटर है इस वाले में, 6 लीटर इसमें। और इसका 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, और इस वाले का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, 20 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या करेगा, हीट को लूज करेगा और ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। ये लूज करेगा हीट को और ये क्या करेगा, गेन करेगा। अब इस इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, क्या कोई नो हीट लॉस है, ये कोई हीट का लॉस, नो हीट लॉस कंडीशन दे रखा है, नो हीट लॉस कंडीशन है। हीट लॉस दोनों में नहीं है, इन दोनों इस कंप्लीट प्रोसेस में कोई हीट लॉस नहीं है। अब इसमें, अब जैसे इसमें क्या होगा, अगर लिखना हम लिखें ये चीज कि हीट लूज इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। ये है, कोई हीट का लॉस तो हो नहीं रहा है, अगर प्रोसेस हो रहा है जो दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो उन मिक्स के टाइम में कोई बाहर सराउंडिंग में हीट का लूज नहीं हो रहा, वो लॉस नहीं कर रहा है ये। अब ये क्या होगा कि जैसे ही अगर सपोज करिए, हमें मान लेते हैं कि जैसे ही अगर हीट लॉस किया तो कोई सी टेम्परेचर पे टीएफ आ जाएगा सपोज करें, और ये हीट गेन किया है तो ये भी टीएफ पे आएगा। ये मतलब एक कॉमन टेम्परेचर होगा दोनों का, ये मिक्स करने के बाद दोनों का कॉमन एक टेम्परेचर हो जाएगा, सपोज ये दोनों मिक्स कर दिया है ना, मिक्स कर दिया इसको, तो ये क्या एक फाइनल टेम्परेचर पे टीएफ पे आएगा ये। अब ये टीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हम पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपको, Q इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी होता है। अब सपोज करिए कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका क्या है 20 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब ये 90 से कितना 190 से क्या आएगा, टी एफ पे आएगा, टी फाइनल टेम्परेचर पे आएगा। और ये क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने पे टेम्परेचर इसका डाउन होगा, इसका क्या होगा, डाउन होगा, और इसका रेज होगा, बढ़ेगा, अप होगा, राइज करेगा इसका, इसका टेम्परेचर राइज करेगा जो हीट गेन कर रहा है। अभी जब हीट गेन कर रहा है तो आप इसको एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप, Q इज इक्वल टू क्यू हॉट क्यू कोल्ड। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो इसका जो इस वाले का मास कितना दे रखा था, लीटर में दे रखा था, वो 2 दे रखा है लीटर में। और जो एम सी वी पहले Q इज इक्वल टू होता है क्या है, एम सी वी सी डेल्टा टी, ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वाटर की 4.18 होती है इसकी, ठीक है। अब ये Q इज इक्वल टू रखा, एम की वैल्यू रख दिया हॉट बॉडी के लिए, और सी की वैल्यू रख दिया 4.18, और टी एफ की वैल्यू दे 190 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया, माइनस टी एफ इज इक्वल टू, और सिक्स दे रखा है, कोल्ड कोल्ड के लिए दे रखा था 4.18 इंटू में टी एफ माइनस 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करने के बाद जो टी एफ की वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी आएगी इसकी 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट करके सॉल्व करना, ये इससे कट जाएगा, 4.18 से ये कट जाएगा, 4.18 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 ये कट जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, ये कितनी आएगी 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा इसका फाइनल। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस बाय द हॉट वाटर, हीट गेन बाय द कोल्ड वाटर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है इजिली इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मास ऑफ द केरोसिन कंप्लीटली फिलिंग टैंक विद द डायमेंशन ऑफ द 5 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर लेंथ विद, इसका हाइट दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है इसका, उसका मास पूछा है इसका। एक टैंक है, इस क्वेश्चन में जैसे कि ये एक टैंक है, इस टैंक में, इस टैंक का जो डायमेंशन है वो दे रखा है 5 मीटर, 2 मीटर इंटू 1 है। सपोज करिए क्यूब क्यूब नेचर का क्यूबाइड है वो, मतलब एक क्यूबाइड की तरह है ना टैंक है, तो इसका ये डायमेंशन दे रखा है। तो ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालो तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 1, 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, है ना। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, अब डेंसिटी, अब जो केरोसिन इसमें फिल है, इसमें केरोसिन, उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितना कितना दे रखा है, 800 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो हमें पता ही है कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फाइनली हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, मास पूछा है, तो डेंसिटी दे रखा है 800 और वॉल्यूम दे रखा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8000 kg। इसका क्या आ जाएगा, वो डी ऑप्शन आ जाएगा। और इसका क्या ऑप्शन था, हमें 62.5, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कन्वर्ट द 160 डिग्री सेल्सियस फिल इन द ब्लैंक, मतलब इसको 167 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें बदलना है सेल्सियस में। तो पीछे एक कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा सा एक इसके पीछे, वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है और ये क्या है, केल्विन है। अब केल्विन का मिनिमम क्या होता है, 0, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 32 फ़ारेनहाइट, और इसका 212, और इसका 273, 370। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, 100 का, इनका डिफरेंस 180 का, और इसका डिफरेंस 100 का, है? ये इसका डिफरेंस है। तो इसको अब जैसे मैं इसको लिखता हूँ, जैसे हम लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे इसको, सी सी जीरो, नेक्स्ट पे लेते हैं, एक्चुअली ये इस फिल हो गया, इसको क्या लिखेंगे, सी जीरो माइनस जीरो बाई 100, उसके बाद एफ माइनस 32 मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका, और इसका कितना रखेंगे, डिफरेंस कितना निकाला था हम लोगों ने, 32 से 180, ये क्या है, डिफरेंस आ जाएगा इसका, यहाँ पे क्या रखेंगे 180, ये डिफरेंस आ गया। अब इसका केल्विन में था, केल्विन माइनस 273, और इसका डिफरेंस कितना आया था, इसका 100, 100 आया, तो ये क्या ले लेंगे, यहाँ पे 100 ले लेंगे। ये ये जीरो क्या है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। और ये क्या है, 100 क्या है, डिफरेंस है इसका, नीचे वाला क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस है, और ये क्या है, माइनस जीरो, मिनिमम 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 मिनिमम, ठीक है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे जीरो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट 273, 32, है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे इसको हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 5 9 5। अब जैसे मुझे इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना था, उस क्वेश्चन में जो दे रखा है इस केस के बीच में, तो क्या हो जाएगा, सी बाई 5 एफ माइनस 32 9। अब सॉल्व करो इसको, तो सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9 इंटू में 5। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
क्वेश्चन में दे रखा 167, क्वेश्चन में दे रखा 167 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट आएगा। 75 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आएगा जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 75 आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा। तो अब 7 में क्या है, 2 resistors R and 15 are connected in a parallel to produce a effective resistance of 12 ohm. Find the value of the R. R की वैल्यू पूछा है। जैसे कि अगर पैरेलल में हम बात करते हैं तो ये पैरेलल, ये हमारा क्या है, सर्किट है, और इस सर्किट में क्या है, दो पैरेलल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, दो पैरेलल रेजिस्टर्स हैं। इसमें क्या है, सपोज करिए R1 है, R1 इज इक्वल टू R दे दिया, और R2 इज इक्वल टू क्या दे दिया हमारा, 15 ओम दे दिया, है ना। अब इसको जब सिंगल में कन्वर्ट किया गया, मतलब पैरेलल में जो कनेक्ट किया, तो आर जो इफेक्टिव निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो 12 ओम निकल के आया। तो पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होता है, पैरेलल्स के लिए होता है। सीरीज के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए जो आर इफेक्टिव निकालोगे आप, R1 प्लस R2 होता है। अब जैसे इसको आप सिंप्लीफाई आप करोगे, इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो क्या होगा, ये आर इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, R1/2 इंटू R1 प्लस R2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आएगा। अब इसमें वैल्यू आप रख दो, इसको वैल्यू आप जब रखोगे इसमें, वैल्यू आप रखोगे इसमें, तो R की वैल्यू कितना है, R है, R1 की वैल्यू R है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू में 15 है, और यहाँ पे कितना R प्लस कितना हो जाएगा, 15 है, और ये ऊपर क्या मल्टीप्लाई है, और ये इधर क्या दे रखा है, ये 12 है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसको सॉल्व करिए तो 5R, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 4R 16 तो 5R, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा ये। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, ये 16 ओम। तो कॉन्सेप्ट के साथ हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है, प्रीवियस ईयर आरआरबी क्वेश्चन में आ रखे हैं ये एलपी में। तो ऐसे ही हमको आगे वाले नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके साथ। तो आज के लिए इजाजत न रखते, बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।